गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक प्रयास में आपका स्वागत है। हम लोग टैक्सेशन पे, ठीक है, जो हम लोग अभी पब्लिक फिनांस पढ़ रहे थे, है ना, पब्लिक फिनांस। तो पब्लिक फिनांस में हमने फिस्कल पॉलिसी देखा था, राजकोषीय नीति, ठीक है, और क्या देखा था भाई, मतलब पब्लिक फिनांस में हमने बहुत कुछ देखा था, जैसे पब्लिक फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, टैक्सेशन देखा था, पब्लिक डेट, ठीक है, ये सब चीज़ हमने देखा था। तो इसी में एक टैक्सेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग, मतलब टैक्सेशन तो हम लोग देख ही लिए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग टैक्सेशन पे एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे कि भाई वो है क्या, कैसे उसको अप्रोच करना है। जैसे दो क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसे आने का तो और भी एक आ सकता है, ठीक है। तो है क्या क्वेश्चन की, सॉरी, ये ना इस पे जीएसटी पे क्वेश्चन है। ये बोलता है कि इंडिया रोल आउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव था टैक्सेशन स्ट्रक्चर पे, ठीक है। लेकिन इट हैज बीन मार्ड डाउन विथ सर्टेन ग्लिचेस डाउनग्रेडिंग इट इफेक्टिवनेस। मतलब लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई हैं जिसके कारण इसका जो प्रभाव है जीएसटी का वो कम हो गया है। चर्चा कीजिए। देखिए, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा ये है भाई कि ब्रीफ अबाउट principle of taxation with tax structure in India. What are the taxation reforms taken so far for the better tax compliance? ठीक है, मतलब भारत में कर संरचना के साथ कराधान के सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए और कर के बेहतर कर अनुपालन के लिए अब तक क्या कराधान मतलब टैक्सेशन में रिफॉर्म किए गए हैं। ये दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो देखिए, ऑब्वियसली जीएसटी हम लोग थोड़ा, दूसरा क्वेश्चन जो है वो मैं आराम से करवा दूंगा, ठीक है। इसमें तो मतलब आप जान लो, ये जो टैक्स जीएसटी वाला चीज़ है टैक्सेशन में, इसमें तो मैं इसी में इनडायरेक्ट टैक्स में काम करता हूँ, तो इनडायरेक्ट टैक्स में, कस्टम जीएसटी में, तो लगभग मुझे 8-9 साल तो हो गए हैं, इसमें एक्सपीरियंस है मुझे। तो कोई इशू का बात नहीं है, ये तो मैं एकदम बढ़िया से करवा दूंगा। तो ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका ये ये क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन और क्या रिफॉर्म्स हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिए, ये तो हम लोग देख ली, टैक्सेशन के साथ आपको पूछा जाता है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टाइप ऑफ टैक्सेस में सिर्फ इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स नहीं लिखना है, ठीक है। उसमें देखिए कैसे, नेचर ऑफ टैक्सेशन में जैसे प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव हो गया आपका, प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है, ये चीज। फिर आपको क्या लिखना, चलिए दूसरे स्लाइड में देखते हैं। आपको मान लीजिए टाइप्स ऑफ टैक्सेशन भी लिखना है, टैक्सेशन, टाइप्स ऑफ टैक्सेशन। तो सिर्फ इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस नहीं है भाई, बहुत सारे हैं। जैसे पहला नंबर, बेस्ड ऑन वैल्यू और बेस्ड ऑन रेट। तो पहला हो जाएगा आपका एड वेलोरम। एड वेलोरम मतलब क्या होता है, ऑन द वैल्यू, मतलब जैसे मान लीजिए जीएसटी है, तो 10 रुपया पे 18%, तो वैल्यू पे लगा, मान लीजिए, ठीक है। दूसरा क्या है आपका,
फिक्स्ड वाला है स्टैटिक्स, मतलब पर पैकेट पे मान लीजिए कि टैक्स लगा रहा है, ठीक है, पर पैकेट, पर मीटर, ठीक है, पर टन, कोई भी क्वालिटी हो, कोई रेट नहीं है, फिक्स है उसका, ठीक है, कि 1 मीटर कपड़ा के लिए आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और एड वैलोरम में क्या है, बेस्ड ऑन वैल्यू, वैल्यू पे क्या होता है भाई, ठीक है। अभी देखिए, और हम लोग एक थोड़ा सा इसको बढ़िया से ब्रीफ कर लेते हैं। मान लीजिए आप कहीं गए, जैसे मान लीजिए बोला गया कि भाई 1 टन कैश्यू पे 50 रुपया टैक्स लगेगा, तो ये कोई रेट तो नहीं है, ठीक है, कोई सा भी टैक्स आएगा उसमें फिक्स रेट है कि भाई इतना टैक्स लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, जो टैक्स कंप्लायंस है ना, टैक्स कंप्लायंस उसके बेस पे इसमें दो हो जाएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये भी आप लिख लेंगे, है ना। मेन क्वेश्चन से हम लोग भटक गए थोड़ा सा मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टाइप्स ऑफ टैक्सेशन बताओ, ठीक है। उसके बाद देखिए एक होता है आपका प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये आपका है टैक्सेशन, ये भी आपको लिखना है, और इसमें आपको अ, इसका टाइप देना है कि भाई क्या क्या टाइप्स होता है, ठीक है। और इसका फिगर भी इस तरह से बनाना है, ठीक है, कि भाई फिगर, देखिए जहाँ आपको फिगर का जरूरत लगे वहाँ फिगर बनाइए। दिखाते हैं आपको कैसे फिगर बनाना है, 1 मिनट, थोड़ा पेन चल नहीं रहा है। ये हो जाएगा बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, बेस्ड ऑन टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसमें फिगर इस तरह से बनाना था भाई आपको, ऐसे ऐसे, ये प्रोग्रेसिव हो गया, रेट हो गया, ये इनकम हो गया ना, ये रिग्रेसिव है आपका, इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब सॉरी ये प्रोपोर्शनल हो गया, ये आपका प्रोग्रेसिव हो गया, और ये आपका रिग्रेसिव हो गया। तो ये आपको दिखाना है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल के साथ प्रोग्रेसिव क्या है ये सब। अच्छा, बेस्ड ऑन कैलकुलेशन, ये वो तो देख ही लिया आपका। उसके बाद टैक्स प्रिंसिपल कंप्लायंस बटन पे देख लिए। उसके बाद नहीं, टैक्स प्रिंसिपल पे ये हो जाएगा। टैक्स प्रिंसिपल पे दो है, एक तो है ओरिजिन बेस्ड, एक है आपका कंजम्पशन बेस्ड। ओरिजिन बेस्ड क्या है, तो वैट था आपका, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, ठीक है, ये सब था। कंजम्पशन बेस्ड क्या है भाई, आपका जीएसटी है, ठीक है। उसके बाद ये 4 तरह का आपको टैक्सेशन जो है सो टाइप्स लिख देना है, ठीक है। इसको अपने से
कोशिश कीजिएगा। आज भी हम लोग का जो क्वेश्चन है वो ये है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे हम इसलिए बता दिए कि यहाँ पे टैक्सेशन प्रिंसिपल पूछा है तो टाइप्स भी पूछ देगा, तो वहाँ पे शॉर्ट में उसको लिख देना, सिर्फ टाइप्स तो नहीं पूछेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्वेश्चन को हम लोग ठीक से देखते हैं कि ब्रीफ अबाउट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, principle of taxation with tax structure in India. What are the taxation reforms taken so far for the better compliance? हम लोग वीडियो को अब शॉर्ट करेंगे, बहुत लोग बोलते हैं भाई बड़ा हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक्स है भाई, बड़ा होबे करेगा, इसको आप गांठ बांध लीजिए, ठीक है। इसका वेटेज भी ज़्यादा है और वैसे ही ये होता है थोड़ा समझने वाला। भारत में कर संरचना के साथ कराधान के सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी। बेहतर कर अनुपालन के लिए अब तक क्या कराधान में सुधार किए गए हैं, ठीक है। चलिए एज यूजुअल देखिए, दो तरह से आप बोले ना, आप मतलब टू वेज आपका है इंट्रोडक्शन का, सिर्फ डायरेक्ट टैक्सेशन पर नहीं लिख देना, ठीक है। लिख सकते हैं बट फॉर द इम्प्रेसिव आंसर राइटिंग यू हैव टू मीन्स थिंक अबाउट सम इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव एक तो मैंने ये लिख दिया, देखिए चाणक्य का एक कोट है। चाणक्य ये बोलता है ना कि भाई एक तो कोट से, दूसरा कुछ रिसेंट डाटा से। जैसे कभी पेपर पढ़े हैं, मान लीजिए उसमें लिखा है कि टैक्सेशन, तो क्या तुरंत टैक्सेशन का डेफिनेशन से नहीं, उसमें लिखा रहता है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने ये बोला टैक्स के बारे में, या बजट ने ये कहा, या जीएसटी ने ऐसा किया, उसके बाद लिखता है। तो वैसे ही कुछ हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कोट्स पे स्टार्ट किया है, चाणक्य का एक कोट है, ठीक है। चाणक्य क्या कोट है भाई? चाणक्य ने अर्थशास्त्र, जो आपको पता है चाणक्य किसके गुरु थे, तो उनका जो बुक है अर्थशास्त्र, ये जो बुक है ना, उन्होंने क्या लिखा है पब्लिक रेवेन्यू के बारे में, उन्होंने ऐसा लिखा है, देखिए क्या लिखा है। जिस प्रकार सूर्य नदी से, जिस प्रकार सूर्य नदियों से जल खींचकर वर्षा के रूप में लौटाता है, उसी प्रकार शासक प्रजा से कर लेकर उसे समृद्धि के रूप में लौटाता है, ठीक है। एक ये हो गया, ठीक है। जस्ट, यहाँ देखिए, just as the sun extracts water from the rivers and gives back as rain, so does a ruler extract tax from the subjects and give it back society as prosperity. चाणक्य इन द शास्त्र ऑन पब्लिक रेवेन्यू इन्होंने लिखा है, ठीक है। आप सिर्फ ये जरूरी नहीं कि यही सब लोग लिखना है, ठीक है। आप कुछ और एडम स्मिथ या किसी और का कोट्स लिख सकते हो जो आपको मतलब सूट करे, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे अप्रोच करना है, एक तो ये हो गया। दूसरा आप कैसे कोट स्टार्ट कर सकते थे भाई, दूसरा आप यूज कर सकते थे, दूसरा आप यूज कर सकते थे ऐसे कि 22 सितंबर 2025 को गवर्नमेंट ने जीएसटी 2.0 लाया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड 2.0 विद द टैक्स स्लैब ऑफ 2 ओनली, विद द एक्सेप्शन ऑफ टैक्स रेट ऑफ 40% ऑन लग्जरियस गुड्स, ठीक है, which is very welcome move and we have seen चेंज, क्या कहते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मनी इन दिस रिगार्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये वाला चीज आप देख के लिख सकते थे, ठीक है। या फिर इन बजट 2526 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया भाई, टीडीएस कंप्लायंस को, उसके बाद के बारे में स्टेप लिया है। उसके बाद आपका इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 2026 से लागू होने वाला है, 2026 से लागू होने वाला है, ठीक है। उसका क्या प्रभाव आपको लगता है, ये पढ़ के आप कहीं से गूगल से देख के आप इसका इंट्रोडक्शन लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रो।
इंट्रो के बाद आप क्या लिखोगे? इंट्रो तो हो गया, इंट्रो हो गया। अब थोड़ा सा इंट्रो, एक तो ये कोट्स हुआ या थोड़ा सा लेटेस्ट न्यूज हुआ, उसके बाद आप क्या लिखोगे भाई? टैक्स का डेफिनेशन लिखोगे या पब्लिक रेवेन्यू का, ठीक है। टैक्स का, पब्लिक रेवेन्यू में तो आपका नॉन टैक्स भी आ जाएगा, तो टैक्स का आप रेवेन्यू लिखोगे, ठीक है, सॉरी टैक्स का डेफिनेशन लिखोगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे वेलफेयर वर्क करने पड़ते हैं, है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारे वेलफेयर वर्क करना पड़ता है, जिसके लिए टैक्स चाहिए होता है। तो टैक्स रेवेन्यू क्या है? टैक्स इज ए कंपलसरी बर्डन है भाई, कंपलसरी पेमेंट नॉट बर्डन, ठीक है। उसके बारे में लिखिए, टैक्स इज ए कंपलसरी पेमेंट बाय सिटीजन to the government of India to meet public expenditure. It is legally imposed. ये वैधानिक रूप से इम्पोज किया जाता है कहाँ पे? ऑन द टैक्स पेयर, एंड नो केस टैक्स पेयर कैन रिफ्यूज, टैक्स पेयर कैन नॉट रिफ्यूज, ठीक है। तो ये एक टैक्स का लिखना था। उसके बाद आपको कुछ टैक्स का टाइप्स दे देना था, जैसे जीएसटी, आपका कस्टम्स ड्यूटी, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स, जो हमने टैक्सेशन में पढ़ा था, ठीक है, ये लिख दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है भाई? ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव होता है टैक्सेशन का? देखिए टैक्सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसको ऐसे गोला करके आपको दिखाना है। जो नए नए हैं भाई, उनके लिए ही मेरा आंसर राइटिंग होता है, आपको पता है। देखिए रेवेन्यू जनरेशन, दूसरा क्या है भाई? रेवेन्यू जनरेशन क्या है? टैक्स जो है ना, प्राइमरी सोर्स होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू का, ठीक है, फॉर द पब्लिक सर्विस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, वेलफेयर स्कीम, ठीक है, ये चीज आपको लिखना था। उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अगर 25-26 का इकोनॉमिक, सॉरी 24-25 का इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है, तो वो लिख दीजिए कि भाई जैसे कि इंडिया का नेट रिसिप्ट एट 19.04 ट्रिलियन रुपीज है, ठीक है। उसके बाद देखिए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव है LTH, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? कि जैसे इंडिया में क्या है, टॉप 1% जो लोग हैं वो 40% जो है सो टोटल वेल्थ को होल्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, या फ्यू परसेंट 2% लोग हैं ना, वो होल्ड करते हैं। तो इससे टैक्स लेके गरीबों में, गरीब कल्याण योजना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह वेल्थ का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। फिर आपको तीसरा नंबर क्या लिखना था ऑब्जेक्टिव में? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। जैसे टैक्स इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, आपका फिजिकल पॉलिसी में हेल्प करता है, ठीक है, मेंटेन इकोनॉमिक बैलेंस, तो ये सब चीज लिखना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे भाई? अगर फेवरेबल टैक्स पॉलिसी रहेगा तो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, वो लोग फैक्ट्री लगाएंगे तो इन्वेस्टमेंट होगा, जॉब क्रिएशन होगा। उसके बाद क्या है, रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना, रीजनल डिस्पैरिटी को रिड्यूस करना भाई। कैसे? टैक्स आएगा गवर्नमेंट के पास तो वो अलग अलग स्टेट में बांटेगी, अलग अलग रीजन में फैक्ट्री लगाएगी, तो जो पिछड़ा रीजन है वहाँ पे लोगों को रोजगार वगैरह में डेवलपमेंट होगा। तो ये सब चीज आपको ऑब्जेक्टिव में लिखना था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है आपका,
कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना था। ऑफ टैक्स, ठीक है, ये सब छोटा छोटा लिखना है। जैसे कि टैक्स कंपलसरी होता है भाई, आप रिफ्यूज नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, नॉन क्विड प्रो क्यू, नो क्विड प्रो क्यू। क्विड प्रो क्यू का मतलब क्या होता है पता है, कि आप कुछ दिए तो उसके बदले में आपको चाहिए कुछ, मतलब एक्सचेंज ऑफ समथिंग इन ल्यू ऑफ समथिंग। मतलब आपने कुछ किसी को दिया 10 रुपया, तो आप एक्सपेक्ट करो कि मुझे 5 रुपया या 10 रुपया देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, आपने टैक्स दिया तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे लिए ही योजना चलेगा, हमने टैक्स दिया, ऐसा आप क्लेम नहीं कर सकते। टैक्स इज नॉट लेविड एज पार्ट ऑफ फाइन और पेनाल्टी। फाइन और पेनाल्टी क्या है, नॉन टैक्स है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, ये नहीं होता है। उसके बाद आपका बस इतना लिख सकते हैं, 3-4 लिख दिया काफी है यार। और इट कैन बी लेविड इन 2 वेज। ऊपर जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, एड वैलोरम आपका, और स्पेसिफिक, ठीक है, एड वैलोरम जैसे हो गया आपका, मान लीजिए कि पर यूनिट टैक्स, एड वैलोरम मतलब ऑन द वैल्यू, और एड वैलोरम मतलब हो गया ऑन द वैल्यू। और सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया यार, ये नहीं होगा। ये आपका एड वैलोरम मतलब ऑन द वैल्यू, और स्पेसिफिक मतलब हो गया आपका पर यूनिट टैक्स, नॉट ऑन वैल्यू, पर यूनिट, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर पूछा है, उसके बाद प्रिंसिपल पूछा है, ठीक है, कैनॉन्स। जैसे क्वेश्चन देखिए क्या था, यह ना प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन विद द टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लिखना है और टैक्स स्ट्रक्चर लिखना है। तो पहले प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लिख लो आप। तो प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन कितने दिया था ये बता दो पहले आप। एडम स्मिथ साहब दिए थे, ये लिखना है आपको, ये नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन में कैनन ऑफ क्या पहला है, इसको फिगर में बना के लिखना है, ऐसा नहीं, ऐसे जैसे आप यहाँ इस तरह से लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एज गिवन बाय एडम स्मिथ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कैनन ऑफ एबिलिटी, ठीक है। कैनन ऑफ एबिलिटी क्या बोलता है भाई, कि द गवर्नमेंट को, मतलब ये कहता है कि गवर्नमेंट शुड इम्पोज टैक्स इन सच ए वे दैट द पीपल हैव टू पे टैक्सेस अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। मतलब गवर्नमेंट को इस तरह से ही टैक्स लगाना चाहिए कि वो अपने एबिलिटी से लगाना, मतलब पे कर पाए। जैसे इनकम टैक्स का स्लैब है कि भाई आपका 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, फिर 12 लाख से एक स्लैब है, 12 से फिर 20 के बाद एक स्लैब है, फिर 30 के बाद स्लैब है, ठीक है। उसी तरह से जीएसटी में देखिए, जो कंज्यूमेबल गुड्स है वो 5% पे है या 18% पे है, गाड़ी घोड़ा थोड़ा सा। और यदि ज़्यादा बुलेट लीजिएगा 350 सीसी से ज़्यादा, तो उस पर आपको 40% टैक्स लगेगा, या फॉर्चुनर वगैरह जो भी ले रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ कैनन ऑफ एबिलिटी यही होता है, ठीक है, कि जितना जो दे पाए उसी हिसाब से टैक्स लगाओ। ये नहीं कि आपने टैक्स लगा दिया उसका मतलब है वो दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, ठीक है। चूसना नहीं है लोगों को। अर्थशास्त्र में क्या बोला गया, अर्थशास्त्र में भी तो यही बोला गया था ना। अर्थशास्त्र में भी यही बोला गया था कि भाई राजा कैसे टैक्स लेता है, जैसे सूरज
पानी सोखता है नदी से, ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा लेता है, पता भी नहीं चले, ठीक है। तो ये चीज होता है कैनन ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी के हिसाब से टैक्स लगाओ, ठीक है। रिच को ज्यादा, रिच को, सॉरी, रिच जो है ना उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, पुअर को एज पर द इनकम, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्या आ गया, जैसे इनकम टैक्स लेवल, यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देना आप, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, ठीक है। भाई स्पेलिंग में मत जाना, आप देख लेना, या पेन चलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मतलब टाइम और रेट, पेमेंट ऑफ टैक्स, रेट ऑफ टैक्स प्लस पेमेंट टाइम, इसके बारे में गवर्नमेंट अनसर्टेन नहीं होना चाहिए कि भाई जैसे, जैसे मान लीजिए जीएसटी का रेट है, ठीक है, जीएसटी का क्या है आपको पता है कि कितना, 5 अभी हो गया है, 5 18 28 से, और आपका 40, ठीक है। 12 को 5 कर दिया, पहले क्या था, 5 था, 12 था, 18 था, 28 था, इस तरह से था। तो 5 12 को मर्ज के 5 18 18 को, इसीलिए देखेंगे टू व्हीलर का जो है ना प्राइस घट गया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट है ना हमेशा से, गवर्नमेंट को रेट ऑफ टैक्स प्लस पेमेंट ऑफ टैक्स के बारे में आपको क्या होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए, ठीक है, कि कब पेमेंट करना है, कि इनकम टैक्स का ड्यू डेट ये है भाई, जीएसटी का ड्यू डेट ये है, एनुअल रिटर्न का डेट ये है, ठीक है। कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ NIENC, ठीक है, कन्वीनियंस, मतलब जो टैक्स पेयर है, करदाता लोग है ना, उसको कन्वीनियंट होना चाहिए टाइमिंग, मतलब टाइमिंग कलेक्शन है ना, ये सब चीज़ सूट होना चाहिए जो पीपल है, जो टैक्स पेयर है। जैसे उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जीएसटी नेटवर्क बनाया है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपना लॉग इन करो, पे रिटर्न भरो, टैक्स पे कर दो, ठीक है। इनकम टैक्स का पोर्टल बनाया है, झारखंड में देखिए झार भी पोर्टल बनाया है, ठीक है, इनकम टैक्स वेब पेज, ठीक है। उसके बाद कस्टम्स के लिए आइस गेट पोर्टल है, यहाँ पे आप कस्टम ड्यूटी वगैरह भरते हो, ठीक है। तो ये सब चीज कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब टैक्स पेयर को बोझिल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कैनन ऑफ इकोनॉमी है भाई, इसमें क्या बोला जाता है कि गवर्नमेंट को टैक्स इस तरह से कलेक्ट होना चाहिए कि वो इकोनॉमिकल हो, ये नहीं कि टैक्स जितना कलेक्ट हो रहा है उसको, उसको कलेक्ट करने में लागत ही मेरा ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर क्या मतलब हुआ टैक्स लगाने का, है ना। तो ये चीज आपको कर लेना है, ठीक है। जैसे अगर आप ऑन, जैसे ये कैनन ऑफ इकोनॉमी में क्या हो गया, इसीलिए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोग नहीं लगाते हैं, सॉरी, अनऑर्गेनाइज जो असंगठित क्षेत्र है, इसमें टैक्स नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते, क्योंकि हमको पता नहीं है, इसका डाटा नहीं है, अगर इसमें हम लगा देंगे तो भाई इसको कलेक्ट करने में इतना पैसा चला जाएगा कि क्या मतलब है, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट लगा रहे हैं आजकल, क्योंकि अगर हर ऑफिसर को टैक्स कलेक्ट में लगा दे तो उतना बहुत ज़्यादा ऑफिसर चाहिए, उसका फिर कंप्लाइंस बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट उतना सैलरी दे देगी तो फिर टैक्स कलेक्ट करके क्या फायदा होगा, ठीक है। कुछ और प्रिंसिपल हैं जैसे फ्लेक्सिबिलिटी टू पे, इसका मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से टैक्स होना चाहिए, चलिए ये तो एबिलिटी पर ही है, ठीक है। सिंप्लिसिटी होना चाहिए, जो लॉ वगैरह है ये वो काफ़ी सिंपल होना चाहिए समझने के लिए, कॉमन वे में, ठीक है।
उसके बाद आपका कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए फिजिकल, ये सारा उसी में आ गया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, 4 लिख दो आप एडम स्मिथ का, वो काफ़ी है, बाकी आप थोड़ा बहुत लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर हमें लिखना है, ये क्या हो गया आपका कैनन्स। कैनन्स को ये मूल क्वेश्चन का कीवर्ड है, तो थोड़ा बड़ा करके लिखना होगा, है ना, फिगर बना के, जैसे कैसे भी बना सकते हो फिगर, जैसे यहाँ पे एडम स्मिथ का है ना, यहाँ पे कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ यहाँ लिखोगे, यहाँ एक इस तरह से फिगर बनाना है, कैनन ऑफ दिस, फिर इस तरह से कैनन ऑफ दिस, फिर इस तरह से कैनन ऑफ दिस, ठीक है, फिर इस तरह से कैनन ऑफ दिस, 4 हो गया। उसके बाद एक एक करके लिखना है कैनन, ये फिर उसका एग्जाम्पल, है ना, बढ़िया से यहाँ पूरा लिखोगे कैनन ऑफ दिस, फिर इसको अंडरलाइन करोगे, फिर उसका डेफिनेशन लिखोगे 3-4 लाइन में, फिर एग्जाम्पल दोगे। देखिए ये कम से कम 2 पेज में चला जाएगा आपका, ठीक है। तो इंट्रो हो गया आपका कितना, 1 पेज मैक्स, ठीक है। उसके बाद आपका मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन वगैरह सब कुछ है। उसके बाद बॉडी में क्या हो गया भाई, हम लोग बॉडी में भी शुरुआत किए हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन, ठीक है, तो वो कम से कम आपका 1.5 पेज, ठीक है। उसके बाद चला जाएगा वो, आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखिए एक डायरेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट हो गया, यही स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। डायरेक्ट को कौन सुपरवाइज करता है, सीबीडीटी, ठीक है। तो हालांकि इसको इस तरह भी लिख देना है, थोड़ा सा 1 मिनट, स्ट्रक्चर सेंटर स्टेट और आपका सॉरी लोकल बॉडीज के रूप में। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखिए, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही लिखिए पहले, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, यहाँ पे सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसको गवर्न करती है, और सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। इसमें क्या क्या है भाई, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो जो भी यहाँ भी लिखिए, ठीक है, जीएसटी, कस्टम्स, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स, ठीक है, ये सब आप लिखो। उसके बाद देखिए यहीं पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, देखिए ये तो सेंटर का है, यहाँ लिखिए स्टेट और यहाँ लोकल बॉडीज, यहाँ पे एग्रीकल्चरल सॉरी स्टेट में क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स जो डायरेक्ट है, ठीक है। जीएसटी स्टेट का भी है तो जीएसटी आ जाएगा, लोकल बॉडीज का जैसे स्टैट, आपका टोल टैक्स, है ना, वो सब आप लिख दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। सॉरी टोल टैक्स डायरेक्ट ही आगा, ठीक है। एंट्री टैक्स, हालांकि एंट्री टैक्स अभी बैन है, तभी कहीं कहीं लगता है, तो ये आप स्ट्रक्चर लिखोगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा आपको, लगभग 1 पेज में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आप जैसे सीबीडीटी के बारे सॉरी डायरेक्ट टैक्स के बारे में लिख दीजिए, क्या होता है कैसे होता है, फिर सीबीआईसी के बारे में लिख दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन थोड़ा सा, तो ये आपका 1 पेज में चला जाएगा। तो अगर आप पूरा अभी तक देखें तो देखिए कितना पता है, 1 पेज, हाफ पेज इंट्रो, 1.5 पेज आपका आपका कैनॉन में गया लगभग, फिगर वगर सब लेके फिर आपका
1 पेज के करीब आपका चला जाएगा स्ट्रक्चर में। देखिए 1, 1, 2, 3.5 पेज यहाँ हो गया। ठीक है, ये हो गया। हमें कितना करना है, 7 पेज या 8 पेज करना है। ठीक है, अभी 4 पेज और बचा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद ये डायरेक्ट टैक्स और ये इनडायरेक्ट टैक्स, इसके बारे में थोड़ा सा अंतर, मेरिट डिमेरिट लिख देना है। तो ये आपका चला जाएगा और एक हाफ पेज, 4 पेज हो गया ये। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 7 से 8 पेज लिखना है हमें। अब देखिए ये हो गया पहला पार्ट का डिमांड। ठीक है, ये ना, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम लोग लिखेंगे कि व्हाट आर द टैक्सेशन रिफॉर्म्स टेकन सो फार फॉर द बेटर टैक्स कंप्लायंस। ठीक है, वो देखिए अब क्या क्या लिखा गया, इसमें हम लोग को मेन माथा खराब करना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या लिख सकते हैं भाई। सबसे पहले जो हिस्ट्री में ना टैक्सेशन रिफॉर्म्स कमेटी बनी थी, जैसे केलकर कमेटी, पहले डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, हेडिंग में लिखना है कि मतलब स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, है ना। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स केलकर, फिर है उसके बाद लिखेंगे हम लोग 2002 में आया था पार्था सारथी सोम कमेटी, पी सोम के पीएससी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला। फिर डायरेक्ट टैक्स कोड डीटीसी। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे आपका इनडायरेक्ट का, इनडायरेक्ट टैक्स कमी में राजा चलैया कमेटी। उसके बाद कल्याणी मेनन कमेटी। फिर लिखेंगे हम लोग भाई आपका अरविंद सुब्रमण्यन कमेटी। तो ये सब चीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, अब क्या स्टेप्स लिए हैं, कि की एरिया क्या है रिफॉर्म्स का। देखिए ये जो चीजें हैं ना, आपको मेन राइटिंग सीखना है यहाँ पे। ज्ञान के लिए अलग से आपको लेक्चर देखना पड़ेगा या गूगल से सर्च कीजिए। ठीक है, तो क्या पहला क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म्स आया, आपको पता ही है। ठीक है, उसमें क्या हो गया, एंड जीएसटी लाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स और जीएसटी। जैसे पहले तो हो गया आपका यूनिफाइड मार्केट, वन नेशन वन मार्केट। ठीक है, जीएसटी के बारे में लिखिए, कैसे कैस्केडिंग इफेक्ट को ख़त्म किया। फिर सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर हुआ, जीएसटी 2.0 अभी का। ठीक है, उसके बाद कस्टम्स में, इसमें क्या हुआ है भाई, 1990 में देखिए 300 या 200% टैक्स इम्पोर्ट ड्यूटी होता था, अब 10% है। बहुत सारे एफटीए साइन किए गए हैं, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स के हुए। और अब देखिए डायरेक्ट टैक्स में क्या रिफॉर्म्स किया गया। डायरेक्ट टैक्स में एक रिफॉर्म किया गया है भाई, जैसे डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या रिफॉर्म किया, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रैशनलाइजेशन, सीटीआर। इसमें क्या क्या गया है कि कंसेशन दिया गया है डोमेस्टिक कंपनीज को 22% तक या 15% ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद न्यू टैक्स रिजीम, डायरेक्ट टैक्स में आपको पता ही जो इनकम टैक्स भरते हैं, न्यू टैक्स ओल्ड टैक्स रिजीम। ठीक है, इसका बेनिफिट आप देखो,
उसके बाद IT एक्ट 1961 को रिप्लेस करके IT एक्ट 2025 लाया गया, काफ़ी सिंप्लीफाइड वे में। एंजल टैक्स, इसको एबोलिश किया गया है। तो ये सब चीज़ ला गया है, ठीक है, जिसके बारे में आपको बढ़िया से लिखना है। उसके बाद क्या लिया गया है भाई, ब्लैक मनी के जो बेनामी ट्रांजैक्शन है ना, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 में ला गया था, 2016 में, ठीक है। ये तो हो गया टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट रेट और इस तरह से जो। उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डिजिटल रिफॉर्म्स, इसमें क्या किया गया है देखिए। पहला है फेसलेस असेसमेंट, यहाँ पे दो बातें हैं, फेसलेस असेसमेंट। फेसलेस मतलब आपको पता है बिना चेहरा देखे हुए। पहले क्या होता था, हर व्यक्ति को इनकम टैक्स ऑफिस या सेंट्रल एक्साइज ऑफिस आना पड़ता था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी क्या है, आप मत आओ, ऑनलाइन पोर्टल है, GST पोर्टल, कस्टम्स का पोर्टल, आइसगेट पोर्टल, इनकम से वहाँ से आप फाइल करो, ठीक है। उसका असेसमेंट ऑनलाइन, असेसमेंट मतलब वैल्यूएशन, ठीक है, असेस करना। टैक्स पेयर क्या है, SSC है, वी आर SSC। एंड मेरा रिटर्न का क्या होगा, हम लोग जो भरे हैं उसका असेसमेंट होगा, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, मतलब फेसलेस मतलब बिना चेहरा दिखाए हुए ऑनलाइन असेसमेंट हो जाएगा। तो एक हो गया, आपको आने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंटीग्रेशन, डिजिटल इंटीग्रेशन मतलब जैसे ई फाइलिंग, ऑनलाइन फाइल कर दो। बहुत सारे प्री डिफाइंड टूल हैं, प्री डिफाइंड टूल, आप ITR भरेगा तो प्री फील्ड ITR मिलेगा आपको, ठीक है। ये सब चीज़ें, ई संचित कस्टम्स के लिए। ई संचित मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, FTA सर्टिफिकेट, ये सब ऑनलाइन अपलोड करो, वहीं से अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में, जैसे अभी GSTAT गुड्स एंड सर्विस टैक्स ट्रिब्यूनल खोल रहा है, ताकि जो डिस्प्यूट है टैक्सेशन से रिलेटेड, कि भाई मेरा इतना टैक्स होना चाहिए, आपने इतना बोल रहा है आप भरो, तो इसका रेजोल्यूशन कहाँ हो। तो सब पहले हाई कोर्ट जाना पड़ता था, अब GSTAT जाएगा, ठीक है, अपना ट्रिब्यूनल, इससे क्या होगा, खर्चा बचेगा, ठीक है। विवाद से विश्वास कैंपेन, ठीक है। उसके बाद सबका विकास डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, SVLDRS स्कीम, ये इनडायरेक्ट टैक्स में है, ये डायरेक्ट टैक्स में है। सबका विवाद से विकास GSTAT, ये GST का है, ठीक है। उसके बाद एडवांस रूलिंग, आपको कोई दिक्कत है तो आप ऑनलाइन फाइल कीजिए भाई, वहाँ पे जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो आपका देखेंगे कि केस क्या हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं ना, और टैक्स रिफॉर्म्स हुआ है, तो ये आपको ले जाएगा कम से कम 4 पेज उधर हो गए थे, अभी ये कम से कम 1.5 पेज ये ले जाएगा, 5.5 पेज ये हो गया। आप देखिए इश्यूज क्या है टैक्सेशन में, इश्यूज डिस्कस करना है, जैसे टैक्स इवेजन है एंड शैडो इकोनॉमी। इसका क्या दिक्कत है ना कि टैक्स टू GDP रेशियो अभी भी कम है। हमारा GDP कितना ज़्यादा है, और हम इनकम टैक्स लोग कितने लोग पढ़ते हैं, पे करते हैं,
टैक्स का इससे दिक्कत क्या है ना, टैक्स का रेट तो हाई है इंडिया में, लेकिन टैक्स का बेस कम है। मतलब बहुत सारे लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, बहुत सारे टैक्स जो है ना एग्जेम्प्टेड है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो अभी भी कम है। ठीक है, जैसे 6 to 7% पैसा बहुत लोगों के पास होता है। सब्जी ही बेच के लोग अब देख लो कितना पैसा कमाते हैं। ईंट भट्टी कोई कर रहा है भाई, जैसे हम एग्जांपल बता रहे हैं आपको कैसे ब्लैक इकोनॉमीज में है। इश्यूज देख रहे थे ना हम लोग। इशू जैसे कि देखिए इवेजन कैसे है। ऐसा नहीं है कि कमाई नहीं है लोगों का, हम सबका बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए इनकम टैक्स लोग कितने लोग भरते हैं, जो बस सैलरी दिया इस तरह से 6 to 7% लोग रिटर्न फाइल करते हैं। और एक्चुअल भरते कितने में, उसमें से पैसा 1 से 2% मात्र भरते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा जैसे ईंट भट्टी कोई चला रहा है गाँव में, आप झारखंड में देख लो, तो वो कुछ पेपर ट्रांजेक्शन रखता ही नहीं है, कैश में करता है। कोई सब्जी वाला इतना सब्जी कमा रहा है, उसको कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए 12 लाख से, पहले तो, अब तो 12 लाख हो गया ना इनकम टैक्स का स्लैब, पहले तो कम ही था, 6 लाख। ठीक है, तो उस समय भी टैक्स लगता था सैलरीड को, आज भी लग रहा है। लेकिन सोचो कोई बंदा डेली सब्जी या चाय बेच के 5,000 रुपया कमा रहा है, क्या उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए? लेकिन वो नहीं भरता, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। तो इसी चीज को जब हम लोग टैक्स इवेजन शैडो, मतलब टैक्स बेस और टैक्स कलेक्शन, रेट ऑफ टैक्स और टैक्स कलेक्शन को हम लोग देखे थे कि रेट बहुत ज़्यादा है तो टैक्स कलेक्शन कम है, क्योंकि ये लोग इवेट करने लगते हैं, लोग कमाना नहीं चाहते, और कमाते भी हैं तो उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, टैक्स जब जब एक्सेस आपका टैक्स लोग भरेंगे ही नहीं, ज़्यादा टैक्स हो जाएगा तो लोग कमाने की इच्छा खत्म हो जाएगी, या लोग इवेट करने लगेंगे टैक्स को, तो क्या होगा, टैक्स कलेक्शन कम होगा। तो इसी को हम लोग लाफिर कर्व में दिखाए थे, लाफिर कर्व में, इस तरह से लाफिर कर्व। ठीक है, बेल शेप में, आप देख लीजिए लेक्चर मेरा। ठीक है, इसीलिए दिखा पढ़े थे कि यहाँ पे मेंस में ये आपका ये हो जाएगा। दूसरा इशू क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस बढ़त। इम्प्लीमेंटेशन एंड कंप्लायंस, इसमें क्या है, एब्रप्ट पॉलिसी चेंजेस, मतलब अब बहुत सारा क्या कहते हैं, जो टैरिफ और टैक्स तुरंत चेंज कर दिया आपने। ठीक है, वो रेट्रोस्पेक्टिव कुछ लगा दिया, मतलब आपने अभी अमेंडमेंट लगाया, उसका इफेक्ट पिछला से देखा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए कि अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि एक पर्टिकुलर स्कीम के तहत ये कैटेगरी के लोग टैक्स का जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या वैसे लोग जो पहले पे कर दिए उनका क्या है, उनका तो कोई कंप्लाइंस हुआ नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आना, उतने भी पढ़े लिखे लोग नहीं है, सीए सब लोग नहीं है भाई कि सारा टैक्स स्ट्रक्चर और नोटिफिकेशन तुरंत से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद जैसे स्ट्रक्चर इशू है आपका, जैसे जीएसटी का नोटिफिकेशन आप देख लो, हिंदी या इंग्लिश में आता है। व्हाट अबाउट तमिल, मराठी, और ये सब लोग जो छोटे छोटे लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि जीएसटी तो पान वाला से लेके एक बड़ा इंडस्ट्री तक जीएसटी चाहिए होता है। आप कोई भी सामान खरीदो उसमें देखिए जीएसटी नीचे लिखा रहता है। तो अगर उसको रूल रेगुलेशन नहीं मालूम है, इतना बाइलिंगुअल नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है, तो फिर इशू होगा। ठीक है, उसके बाद वीक टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है भाई। जैसे मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, आपने टैक्स आप बोल रहे हो कि टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करो, बट उतना स्टाफ नहीं है आपके पास। ठीक है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज नहीं है। ठीक है ना, आपने लगा तो दिया टैक्स, उतना स्पीड से थोड़ी ना किसी का एक्सपर्टीज बढ़ जाएगा। करप्शन है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए आप क्या इशू में लिखेंगे, इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी में देखिए कि जो
PLFS जो सर्वे ना, पब्लिक लेबर फोर्स सर्वे, बोला है कि 80% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इज इनफॉर्मल सेक्टर, तो उनका कुछ डाटा नहीं रहता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो पर्सनल इनकम टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स है ना, जो इफेक्टिव है टैक्स के, इफेक्टिव पर्सनल इनकम टैक्स रेट दिखाता है कि भाई ब्रिक्स कंट्रीज में इंडिया में सबसे ज़्यादा है इफेक्टिव पर्सनल टैक्स इनकम टैक्स, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल शॉक्स, ये इनएविटेबल, जैसे यूएस का टैरिफ हो गया, गल्फ वॉर हो गया, आपका कोविड-19 हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब चीज़ इशू में आप लिखोगे। अब अगर आपने इशू लिख दिया भाई, तो वे फॉरवर्ड भी लिखना पड़ेगा ना। वे फॉरवर्ड में क्या लिखोगे? सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए भाई, टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स मैकेनिज्म, तुरंत तुरंत पॉलिसी मत बदलो, ठीक है। एंटी इवेजन मेजर्स को बढ़ाओ ताकि लोग टैक्स इवेड नहीं कर पाए, ठीक है, क्योंकि टैक्स एक कंपल्सरी पेमेंट होता है। फिनेंशियल लिटरेसी लाओ, जैसे गवर्नमेंट ने जीएसटी में चलाया था मेरा बिल मेरा अधिकार, MBMA, फिर आपका जीएसटी सेवा केंद्र, फिर ठीक है। उसके बाद आपका झार भूमि पोर्टल स्टेट लेवल पे, ठीक है, कोई भी लॉगिन करके पे कर सकता है, ठीक है। एआई का यूज़ कराना बढ़ाइए टैक्सेशन में। एडीआर एडवांस डिस्प्यूट सॉरी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का व्यवस्था कीजिए, ठीक है, ताकि डिफ़ॉल्टर को एक चांस मिले, वो पेमेंट कर पाए, उसको एक चांस दीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको लिखना था, आप वे फॉरवर्ड में, ठीक है, और भी आप तो देख के लिख सकते हो। तो ये हमारा हो गया लगभग 7 से 8 पेज में आराम से लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। गुड बाय, थैंक्स, बाय।